हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स का वीडियो नंबर 1। एंड ये जो वीडियो होगा हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे कि इसमें आपको क्या क्या टर्म्स हैं जो कि डिस्कस करनी है एंड कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है उसमें आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनके बारे में। सो एसिड्स की डेफिनेशन हम क्या देंगे, एसिड आर दी सब्सटेंसेस विच फर्निश H+ आयन, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन, कि जब एसिड को डिसोल्व किया जाता है, जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है वो आप लिख लीजिए कि जो एसिड्स होते हैं उनको जो वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो वो H+ आयन देते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एसिड है उसको वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो वो क्या करेंगे, H+ आयन को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये फर्निश करेंगे। बट ये जो H+ आयन है ये स्टेबल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा कंबाइन करके एंड H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एसिड आर दी सब्सटेंसेस विच फर्निश हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इस तरीके से बेसिस क्या होते हैं कि जो बेस होते हैं वो रिएक्ट करके वाटर के साथ क्या प्रोवाइड करेंगे, OH- आयन। कि बेसिस आर दी सब्सटेंसेस विच फर्निश OH- आयन, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सोल्यूशन, तो वो होते हैं बेसिस। एंड सोल्ट क्या होते हैं, सोल्ट्स देखिए जो सोल्ट्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं आयनिक मिक्सचर होते हैं, जो कि किससे मिलके बने हुए हैं, कैटायन एंड एनायन से, आयन से मिलके एक आयनिक असेंबली होती है, उससे मिलके ये बने होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन के बाद अब हम समझते हैं कि जो एसिड्स होते हैं, थोड़ा सा एसिड्स के बारे में जान लेते हैं। तो वो 2 टाइप के होते हैं एसिड, आपको पता चल गया, जो कि हाइड्रोनियम आयन को फर्निश करते हैं। ठीक है, एंड इनकी ये जो एसिड होते हैं वो 2 टाइप के हैं। एक तो है मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। अब जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। मिनरल मीन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ। ठीक है, ये जो एसिड्स होते हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ। एंड ऑर्गेनिक एसिड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट से डिराइव किए जाए वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जो मिनरल एसिड हैं वो कहाँ से मिलते हैं, अर्थ से। ठीक है, तो होते हैं मिनरल एसिड। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो देखिए इसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सारे के सारे एसिड कैसे होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। एंड ये जैसे CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड। तो ये जो एसिड हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, एंड ये मिनरल एसिड होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये सारे के सारे वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड्स। जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, एंड जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं।
ठीक है। तो हम अपनी डेली लाइफ में भी एसिड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि विनेगर होता है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। जो कर्ड होता है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड जो आप डेली यूज़ करते हैं। टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। इसी तरीके से जो सिट्रस फ्रूट होते हैं तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, जैसे कि ऑरेंज है या फिर लेमन है, तो उनमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। इसी तरीके से जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो अपने बचाव के लिए एसिड उनके अंदर होता है, तो जब भी कुछ भी उसको टच करेगा, कोई एनिमल उसको टच करेगा तो उसके ऊपर वो जो एसिड है वो एक स्टिंग के थ्रू उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा एंड बहुत ही इरिटेशन एंड पेन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि नेटल प्लांट होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर, नेटल प्लांट होता है तो इसके अंदर जो छोटे छोटे स्टिंग्स होते हैं, तो उस स्टिंग्स को अगर टच करते हैं तो उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। मेथेनोइक एसिड होता है तो वो बहुत ही जलन पैदा करता है, इरिटेशन होता है, बहुत पेन होता है। ठीक है। इसी तरीके से जो हनी बी होती है, हनी बी आप सभी ने देखी है, तो जब वो काटती है तो उसके जो स्टिंग है उसके अंदर मेथेनोइक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपको पेन, इरिटेशन या फिर स्वेलिंग होती है। ठीक है। तो इतना आप सभी जान गए होंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो इतना एसिड के बारे में जान लीजिए। अब हम जानते हैं बेसिस के बारे में। तो बेसिस क्या होते हैं, जो कि हाइड्रोक्सिल आयन को फर्निश करते हैं एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस मींस वाटर का जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर OH आयन देते हैं। अब ये भी इनसॉल्युबल, सॉल्युबल हो सकते हैं, इसलिए जो सॉल्युबल एसिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली। ठीक है। तो इस तरीके से बेसिस जो हैं, बेसिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बेसिस OH माइनस आयन को फर्निश करती हैं एंड जो सॉल्युबल एसिड होते हैं ये भी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल एसिड बेसिस होते हैं, सॉरी। तो सॉल्युबल एसिड कौन कौन से होते हैं, जो सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, एक स्पेसिफिक नेम देते हैं एल्कली। ठीक है, एल्कली उनको नेम देते हैं। तो इनकी एग्जाम्पल जैसे कि ये सॉल्युबल में है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। एंड इसी तरीके से Na2O सोडियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये होते हैं सॉल्युबल बेसिस जो कि वाटर के अंदर क्या देते हैं, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। बट कुछ ऐसे भी बेसिस होते हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो आपको इतना समझ लीजिए कि जो सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं, कि कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो बेसिस के बारे में हम बाद में और समझेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। एंड सॉल्ट्स जो होते हैं, सॉल्ट्स तो उनके बारे में भी हम समझेंगे कि सॉल्ट्स का आपका बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया। एंड सम इंडिकेटर्स आपको पढ़ने होंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं इंडिकेट करते हैं, साइन देते हैं कि एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो होते हैं इंडिकेटर्स। तो इसमें नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, राइट। तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जैसे लिटमस एंड टर्मरिक, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। एंड सिंथेटिक इंडिकेटर में, सिंथेटिक जैसे कि फिनोफ्थलीन है एंड मिथाइल ऑरेंज, pH scale and universal indicator। अब जो लिटमस पेपर है हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, की जो एसिड एंड बेसिस हैं उनकी वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा, जो एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, बेस भी रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो क्या फॉर्म करते हैं। अब देखिए जो एसिड हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ एंड फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
ठीक है। इसी तरीके से जो बेस हैं वो भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं, बट जो बेस होते हैं वो सारे के सारे बेस मेटल के साथ रिएक्ट, हम ऐसे बोल सकते हैं कि सारे के सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। ओनली कौन सी मेटल, जिंक एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, ये रिएक्ट करती हैं। तो ये फॉर्म करती है सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, ये फॉर्म करती हैं। सो सारी की सारी मेटल्स जो हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट्स क्या होते हैं, CO3, ठीक है, CO3 2- ये होते हैं कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट मतलब जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है MgCO3, इस तरीके से मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस, ठीक है, ये गैस फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से जो एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है जैसे सोडियम, ये होगी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको हम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इनके साथ रिएक्ट करके भी सेम यही बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये दोनों सेम इस तरीके से बनाते हैं। अब फिफ्थ हम देखेंगे कि जो एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट जो एसिड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ एंड क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप समझ सकते हैं कि जो बेस होते हैं वो एसिड एंड बेस मिलकर भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, बाय प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरीके से एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो भी क्या फॉर्म करें, सॉल्ट एंड वाटर। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। कैसे नेचर के, बेसिक नेचर के। हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को। अभी सिर्फ आप इतना सा समझ लीजिए, बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सेवंथ जो केमिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे कि जो बेस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे CO2 है, ऑक्साइड का मतलब O2, ठीक है, ये होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और ये होता है, ठीक है, ऑक्साइड का मतलब। नॉन मेटेलिक का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये इनके साथ रिएक्ट करके बेस क्या, NaOH जैसे बेस है, तो ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। ओके, अब नेक्स्ट एक और आपको देखने को मिलेगी कि जो बेसिस होते हैं, एसिड एंड बेस, इनमें क्या ऐसा कॉमन होता है कि हम इनको एसिड या फिर इनको स्पेसिफिक कुछ तो कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से हम इनको एसिड बोल रहे हैं एंड इनको हम बेस बोल रहे हैं। तो उसके लिए जैसे इनके अंदर क्या होता है, एसिड के अंदर होता है H+ आयन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं H3O+। H+ अगर हम लिखते हैं तो उसके साथ एक्वस आपको लगाना जरूरी है, या फिर आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो उनमें हाइड्रोजन आयन होता है, जो बेस होंगे उनमें OH- आयन होगा, तो वो हम उनको बोलेंगे बेस, ठीक है। ये भी टर्म आपको देखने को मिलेगी कि इनमें कॉमन क्या है, एसिड एंड बेस जो हैं उनमें कॉमन थिंग क्या है जिनकी वजह से हम इनको एसिड या फिर इनको बेस बोलते हैं। क्योंकि जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो हम इसको एसिड क्यों नहीं बोलते। तो उसके लिए एक आपको एक्टिविटी भी हम समझाएंगे कि इसमें क्या होता है कि जो एसिड एंड बेस होते हैं
तो वो वाटर के अंदर जाके हाइड्रोनियम आयन एसिड जो है हाइड्रोनियम आयन एंड जो बेस है वो हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि एसिड एंड बेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। ओके, तो इसकी वजह से किसकी वजह से होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो? आयंस की वजह से। जब आयंस मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ओके, तो इसको भी हम परफॉर्म करके देखेंगे। एंड 9th प्रॉपर्टी हम एक और क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो एसिड हैं अगर वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, 9 एसिड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, एंड जो बेस हैं वो वाटर के साथ अगर हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं। तो आपको पता है कि जो एसिड को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं H+ एक्वस आयन ये देता है। इसी तरीके से बेस जो होता है वो ये माइनस आयन OH- आयन देता है। ठीक है, तो जब वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये सब प्रोवाइड करते हैं, एंड इन दोनों को मिलाने पे ये सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब आपको देखिए, मैं ये वाली टर्म एंड ये इन दोनों में एक एक इम्पोर्टेंट थिंग आपको एक मैं बोल सकती हूँ इम्पोर्टेंट टर्म आपको पढ़ने को मिलेगी इसमें, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन, एंड इनमें क्या होगा जब वे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब जो वाटर के अंदर हम एसिड को डालते हैं या फिर बेस के अंदर एसिड को डालते हैं तो हमें एक टर्म देखने को मिलती है जो कि है डाइल्यूशन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन एंड डाइल्यूशन ये क्या है, एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के जो इफेक्ट होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको ये नलीफाई कर देते हैं, एंड न्यूट्रल कंपाउंड बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये होती है न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस के इफेक्ट को पूरी तरीके से नलीफाई कर देगा, एंड बेस जो है वो एसिड के इफेक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, जो कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, जो कि क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से जब वाटर के अंदर हम एसिड को पोर करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे कि किसी एसिड के अंदर हमने वाटर डाल दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या करेंगे, वाटर के अंदर एसिड को पोर करते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, ड्रॉप्स में हम उनको पोर करते हैं, स्टर करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से जो बेस है वो भी डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट होने का मतलब है कि जो इनकी जो आयंस होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तो इसका हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस। जैसे कि तो डाइल्यूशन क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए हमें 2% HCl सोल्यूशन बनाना है। इसका मतलब क्या है कि जो HCl है, जो एसिड है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो उसका हमें 2% ही रखना है 100 ml के अंदर, मतलब 98% इसमें क्या होगा, वाटर होगा, एंड 2% क्या होगा, HCl। ठीक है, तो अगर 98 ml हम लेते हैं वाटर, तो 2 ml उसमें क्या मिक्स करेंगे हम, क्या, HCl। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, वाटर लेंगे, वाटर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम एसिड को उसमें डालते हैं एंड कंटिन्यूसली स्टर करते रहते हैं। तो वो होता है, वो प्रोसेस होता है डाइल्यूशन, मतलब उसकी जो आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम में वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये होता है डाइल्यूशन, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई थिंक ये एसिड बेसिस में से ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो होगा सॉल्ट। तो सॉल्ट में आपको कितना कुछ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सॉल्ट के नहीं जाना है, जो आपकी बुक में गिवन है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है, तो सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है सॉल्ट कैसे होते हैं, टेस्ट में सॉल्टी होते हैं, मोस्टली सॉल्टी होते हैं, बट कुछ सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जो कि स्वीट टेस्ट के होते हैं, जिनका टेस्ट जो है स्वीट होता है। ठीक है, तो जो सॉल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, आयनिक कंपाउंड है, बट इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उनमें कैटायन एंड एनायन जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो सॉल्ट्स हैं वो आप 3 टाइप के पढ़ेंगे इसमें। एक तो होता है एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट
एंड न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, अब एसिडिक सॉल्ट क्या है कि जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड हो। सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनाता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट हो एंड वीक बेस हो, तो क्या फॉर्म करेगा? एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मतलब जो OH आयंस होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी एंड जो एसिड होगा वो कैसा होगा? वीक। ठीक है, मतलब जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हो जाएगी लिटिल बिट कम। ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाएगी, तो ज़्यादा इफेक्ट किसका होगा? बेस का होगा, तो हम उसको बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। इस तरीके से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका मतलब उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। एंड न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होगा कि दोनों ही कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। अब देखो आपकी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, इनके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो। लेकिन एक और टर्म है, जैसे कॉमन सॉल्ट होता है, नॉर्मल सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल सॉल्ट। तो इसके नॉर्मल सॉल्ट कौन सा होता है? NaCl, आप सभी को पता है, सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सॉल्ट होता है। तो इससे जो केमिकल्स बनते हैं, ठीक है, इसके जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उनकी हेल्प से उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके और बहुत सारे केमिकल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इसमें सॉल्ट में आपके मेनली यही दिया है कि सॉल्ट में एक तो ये 3 टाइप के होते हैं जैसा हमने बताया। इस तरीके से इनके एग्जांपल्स देखेंगे। एंड जो NaCl है, कॉमन सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा NaOH, Cl2 क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये फॉर्म करता है, ये क्या है? बेस है। तो ये जो इनके प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं इनके हमें यूजेस आने चाहिए। ठीक है, ये क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस है, जिसमें जो नमक होता है, सॉल्ट होता है, उसको जो वाटर में डिसोल्व करते हैं। तो एंड उसके बाद उसमें जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इस तरीके से ये होता है कि नमक के अंदर पानी डालते हैं, डिसोल्व करते हैं एंड 2 इलेक्ट्रोड्स इसमें फिट कर देते हैं एंड उनको कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी से। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो उसमें क्या होगा? ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी एंड NaOH फॉर्म होगा। तो ये जो सोल्यूशन होता है सॉल्ट प्लस वाटर का, उसको हम बोलते हैं ब्राइन। तो ये जो प्रोसेस होगा कंप्लीट, इसको हम बोलेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। एल्कली हमने क्यों बोला? क्योंकि ये जो है, ये जो बेस है ये एल्कली है, मतलब ये वाटर में डिसोल्व होता है। ठीक है, जो भी बेस जो है, बेस जो भी बेसिस वाटर में डिसोल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली, राइट। तो इनके यूजेस आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। एंड इसी तरीके से इनसे कौन कौन से और केमिकल्स बना सकते हैं उनको भी देखना है। तो हम इसमें 4 केमिकल्स और बनाएंगे, जैसे कि एक तो हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर है, उसके बारे में उसका फॉर्मूला आपको याद करना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। सेकंड वन बेकिंग सोडा NaHCO3 एंड थर्ड वन जो है वॉशिंग सोडा। तो इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। एंड फोर्थ वन आप पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ H2O है ना, तो हाफ के लिए हेमी आता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये होता है POP। तो मेनली आपको इनके फॉर्मूलाज आने चाहिए
एंड इनका सिंथेसाइज कैसे करते हैं, इनकी हेल्प से ही, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं इनकी हेल्प से ही हम इनको फॉर्म करते हैं। तो इनके सिंथेसिस आपको देखनी, रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे, इनके यूजेस आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ यही पढ़ना है, एक तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस है, कितने टाइप के होते हैं सॉल्ट, एंड ये इनसे जो भी केमिकल्स बनते हैं इनको आपको याद करना है, इनके फॉर्मूलाज आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा पहला एक और टॉपिक है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस। इसमें आपको पता चलेगा कि जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, क्वांटिटेटिवली आप इसको पता कर पाएंगे। एंड इसी तरीके से जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, राइट। तो इसके लिए आपको पीएच स्केल जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो इसमें 0 to 14 नंबर्स हैं, तो बीच में 7 है। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। अगर 7 से हम 0 की तरफ मूव करते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता चला जाता है। एंड अगर 7 to 14 हम मूव करते हैं तो क्या होता है कि बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जितना बेसिक होगा, जिसका नेचर जितना बेसिक होगा, उसकी जो पीएच वैल्यू है उतनी ही ज़्यादा होगी। लाइक जहाँ पे 14 है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। एंड हम बात करते हैं एसिड की, तो जितनी पीएच वैल्यू कम होगी, जैसे कि 0 है, तो 0 पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिलते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, राइट। एंड अगर हम बेसिस की बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, तो NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। एंड साथ में ही जैसे कि पीएच स्केल के साथ ही एक और लेके चलते हैं, एक कलर होता है, तो हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसमें कलर्स होते हैं, जैसे विबिग्योर होता है, VIBGYOR, विबिग्योर। तो इसी तरीके से ये कलर का एक स्केल ही बोल सकते हैं। तो जो भी कलर आता है तो वो इंडिकेट करता है कि ये एसिड है या फिर ये बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0 to 7, ठीक है। 7 to 0 हम बोल सकते हैं। इस तरफ अगर मूव करते हैं 0 की तरफ, तो यहाँ पे एसिड की कितना स्ट्रॉन्ग है वो पता चलता है। तो जब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कलर उतना ही रेड हो जाएगा, ये एसिड की पहचान है। इसी तरीके से बेसिस में होता है, अगर 7 to 14 हम मूव करते हैं तो इस तरीके से वेरिएशन होता है कलर्स का, तो इसको भी हम समझेंगे। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें हम 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे कि हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें किस तरीके का रोल प्ले करता है पीएच। इसमें फर्स्ट, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट्स एनिमल्स सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिए? तो यस। तो इसके लिए भी हम पढ़ेंगे कि इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 7 to 7.8 होती है, राइट। इसी तरीके से व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकवर्ड, कि जो सॉइल होती है जो कि नॉर्मल पीएच जिसका होना चाहिए वो कितना होता है, तो उसको भी हम पता करेंगे। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पीएच एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो जितनी जो पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। पीएच की वैल्यू कम होती है, इसका मतलब क्या होता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। साथ में जो हमारे टीथ होते हैं वो क्या होता है, कभी कभी टीथ डिके होना शुरू हो जाती है। जो इनेमल होती है हमारे टीथ के ऊपर, एक चमकदार जो लेयर होती है वाइटिश, वो डिके होना शुरू हो जाती है। तो वो किस वजह से होती है? एसिड्स की वजह से ही होती है। तो उसके लिए भी हमें पढ़ना होगा कि जो एक नॉर्मल लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो अगर हमारे पीएच का वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तो क्या होगा, टीथ डिके शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो इनेमल है वो उसका डिके होना शुरू हो जाएगा। एंड सेल्फ डिफेंस, नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो अब देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि अपने आप को एनवायरनमेंट से हम बोल सकते हैं या फिर किसी अनदर एनिमल या फिर प्लांट से अपने आप को बचाने के लिए उनके अंदर केमिकल सीक्रेट होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो एसिड्स हैं वो सीक्रेट होना शुरू होते हैं। तो जैसे कि हनी भी होती है, तो उसके अंदर भी जब उसका स्टिंग होता है, अगर वो किसी को काट लेती है, स्टिंग अपना छोड़ देती है, तो उसमें एसिड होता है, तो जिसकी वजह से इरिटेशन और पेन होता है। इसी तरीके से कोई प्लांट होते हैं उनमें भी मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे नेटल प्लांट होता है तो उसके लीव्स के ऊपर छोटे छोटे स्टिंग्स होते हैं। तो अगर वो छू लेते हो आप तो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा वो जो एसिड होता है, उन स्टिंग में एसिड होता है मेथनोइक एसिड। इसी तरीके से जो हमने बोला स्टिंग ऑफ हनी, इसमें भी मेथनोइक एसिड होता है जिसकी वजह से बर्निंग पेन होता है, जैसे कि जल जाता है, उस तरीके का पेन आपको महसूस होता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में।